नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती सुषमा, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय अमीरगोग। मैं आपके सामने कक्षा 12वीं वितान भाग 2 की कहानी सिल्वर वेडिंग लेकर प्रस्तुत हूँ। ये जो कहानी है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई है। मनोहर श्याम जोशी जो लेखक हैं, इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। लेखक का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये कुमाऊं उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि पहाड़ी एरिया है। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू किया और तभी से ये मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन करते रहे। इनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप। व्यंग संग्रह हैं एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह है बातों बातों में 21वीं सदी। संस्मरण संग्रह है लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। टेलीविज़न धारावाहिक है हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इन टेलीविज़न धारावाहिकों के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, जिसमें कि मुंगेरी लाल जो पात्र है उस समय और आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्याप के लिए सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनका निधन 2006 में दिल्ली में हुआ। ये रहने वाले थे उत्तराखंड के और ये वहाँ से आकर फिर दिल्ली में बस गए थे। आप देखेंगे कि जो कहानी है सिल्वर वेडिंग में जो मुख्य पात्र है यशोधर पंत भी ऐसे ही पहाड़ी अंचल का रहने वाला है। अंचल यानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है और वो भी दिल्ली में ही आकर बस गया है। तो इनका जो अपना नज़रिया है या इनका जो अपना जीवन है, जैसे इन्होंने अपने को ही इस कहानी में उतार दिया हो। इनके जीते जागते अनुभवों से प्रेरित है ये कहानी। कहानी की जो मूल संवेदना है, ये संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करती है। पीढ़ी अंतराल यानी अंग्रेज़ी में जनरेशन गैप। जो जनरेशन गैप है या पीढ़ी अंतराल है, किस तरह से दिखाई देता है। जो पिता है वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का है, आप चित्र में देख सकते हैं। वो बैठ के अखबार पढ़ रहा है और वही अखबार वही समाचार जो बेटा है वो मोबाइल में बैठ के पढ़ रहा है। तो ये जो जनरेशन गैप है, दोनों को देखने का नज़रिया है वो अलग अलग है। जो पिता है वो परंपरागत मूल्यों से जुड़ा हुआ इंसान है, जो बेटा है वो नए ज़माने की विज्ञान और तकनीकी के से जुड़ा हुआ इंसान है। अब दोनों में किस तरह से तालमेल बैठता है या नहीं बैठता है, ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करती है और एक सवाल भी खड़ा करती है कि इन दोनों पीढ़ियों में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। यशोधर बाबू की पत्नी स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती हैं, अतः वह जीवन में मस्त रहती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यशोधर बाबू की जो पत्नी हैं वो अपने विचारों में लचीलापन रखती हैं और जो समय है, जो समाज है, उसके अनुसार वो अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाती हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो किसी की नकल करके नहीं बनाए हैं। उन्होंने खुद समय समाज को देखकर चलना सीखा है। उनका अपना एक सुदृढ़ व्यक्तित्व है। लेकिन जो यशोधर बाबू हैं, यशोधर बाबू का व्यक्तित्व खुद का न होकर बल्कि जो एक और पात्र हैं किशन दा की परछाई है। वो किशन दा के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, जिससे उन्हें कदम कदम पर वो तालमेल न बैठा पाने वाली समस्या सामने आती है। कहानीकार ने इस पीढ़ी अंतराल को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। उनके बेटों और बेटी के रहन सहन नए ज़माने के हिसाब से हैं। उनका सोचना भी नए सामाजिक मूल्यों पर विकसित हुआ है। यशोधर जी जिन सामाजिक मूल्यों को बचाकर रखना चाहते हैं
उन सामाजिक मूल्यों का नई पीढ़ी के लिए कोई महत्व नहीं है। यशोधर जी जो हैं ये उत्तराखंड से जब दिल्ली आते हैं तो ये वहाँ की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसको बचा कर रखना चाहते हैं और बचपन में जो इन्होंने सीखा है उनको भी बचा कर रखना चाहते हैं। सामाजिक मूल्यों के को जो यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कहानी में, ये प्रतीक वहाँ बनता है जहाँ पर जन्यो पुण्यो संस्कार यानी कि जो जनेऊ संस्कार है उसको करते हैं और रामलीला के लिए अपने घर का एक कमरा दे देते हैं कि आप लोग रामलीला की यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। लेकिन इस तरह के जनेऊ संस्कार और रामलीला की आज के समय में जो आज के युवा हैं उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जिन मूल्यों को वो बचा कर रखना चाहते हैं, नई पीढ़ी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, नई पीढ़ी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह नए ढंग के कपड़े पहनना भी नई पीढ़ी की विशेषता है। जो उनकी बेटी है उसका जो पहनावा है वो पहनावा पूरी तरीके से नए ज़माने का हो चुका है, जिसको कि ये यशोधर बाबू पसंद नहीं करते हैं। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो कहानी के अंत में जहाँ पर सिल्वर वेडिंग के लिए केक काटा जाता है वहाँ पर जब ये आते हैं यशोधर पंत तो देखते हैं कि घर में इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है। मन में ये भी सोचते हैं कि कहीं मैं दूसरे घर तो नहीं आ गया। फिर देखते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा भूषण है, भूषण इनका बड़ा बेटा है। देखते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा भूषण है जो अपने बॉस को विदा कर रहा है। फिर वहाँ से आते हैं, सबसे लोगों से परिचय करते हैं, बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद केक काटते हैं, लेकिन केक खाते नहीं हैं। बच्चे बार बार ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं खा लीजिए खा लीजिए, वो कहते हैं नहीं मैं अंडा नहीं खाता। इनको याद दिलाया जाता है कि नहीं पिताजी आप कुछ दिन पहले तो अंडा खाते थे। लेकिन इनके मन में ये है कि ये केक काटना, सिल्वर वेडिंग मनाना ये अंग्रेज़ों के चोचले हैं, ये हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत नहीं आते, हमारे मूल्य नहीं हैं, ये हमारे आदर्श नहीं हैं। तो अंग्रेज़ों के जो चोचले हैं, अंग्रेज़ों के जो संस्कार हैं उसको हमें नहीं ओढ़ना चाहिए, इनका ये मानना है। इसलिए ये जाते हैं घर में और पूजा में बैठ जाते हैं और आधे घंटे से ज़्यादा पूजा में लगे रहते हैं। उनका पूजा करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि उद्देश्य ये था कि ये पार्टी के जो लोग हैं ये लोग चले जाएं तो फिर मैं पूजा से उठूं। और जब नहीं उठ के आते हैं तब इनकी पत्नी जाती हैं और झल्ला के कहती हैं कि क्या आप आज पूजा में ही बैठे रहेंगे। फिर वहाँ से उठकर आते हैं और देखते हैं कि ज़्यादा मेहमान नहीं हैं, तो वहाँ से फिर एक गमछा लपेटकर और बाहर चले आते हैं। फिर वहाँ पर इनकी जो बेटी है वो टिप्पणी करती है कि पिताजी आप कुछ भी पहन के चले आते हैं बाहर। तो वहाँ पर देखते हैं कि ये पिताजी जो हैं यशोधर बाबू ये भी कहते हैं कि बेटी हमें तुम्हारी तरह जीन्स में सज तो नहीं आती। तो जो ये पहनावे को लेकर जो टकराव है नई और पुरानी पीढ़ी में, ये टकराव भी देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन घर में ये भी कलह का और असंतुलन का कारण बनता है। तो ये टकराव, ये जो अंतराल है, ये भी हम इस कहानी में देखेंगे। इस तरह यह कहानी पूरी तरह पीढ़ी अंतराल की कहानी कहती है। पाठ्य बिंदु, जो ये पूरा पाठ है थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ेंगे तो इसमें जो ये निम्न 12 बिंदु आए हैं, इस बिंदु पर आप पूरे पाठ को आराम से पढ़ सकते हैं। पहला जो चित्र आता है हमारे सामने, पहली घटना यशोधर बाबू के ऑफिस में। यशोधर बाबू के ऑफिस में एक जो नया लड़का है चड्ढा, वो आता है और उसके जो कपड़े हैं, जो चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहनता है, वो यशोधर बाबू को एकदम पसंद नहीं आती है। और वो यशोधर बाबू शाम के समय का जिक्र आता है कि शाम के समय में घड़ी 5:25 बजा चुकी हैं और उस समय वो अपनी फाइलों के समेटते हैं और अपनी घड़ी देखते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं, रोज़ के हिसाब से आज थोड़ी लेट हो गया है और अब हमें चलना चाहिए। तब तक वो चड्ढा आता है और कहता है कि यशोधर बाबू आपकी शादी कब हुई थी। तो वो कहते हैं याद करते हुए कि मेरी शादी 1947 में हुई थी
और दिन ही बताते हैं, तब तक चड्ढा उछल पड़ता है कि अरे आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, और वहाँ पर खर्चा करने की बात करता है कि हम लोगों को कुछ चाय पानी का इंतज़ाम कराइए। लेकिन जो यशोधर बाबू हैं, यशोधर बाबू इन सब चोंचलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, इन सब दिखावों में नहीं पड़ना चाहते हैं, और थोड़े कंजूस किस्म के भी आदमी हैं। पैसा अपने बटुए में रखते हैं लेकिन खर्च नहीं करते हैं, और 10 रुपये चपरासी को बुला के देते हैं कि इन लोगों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करो, और मैं तो चला घर। लेकिन जो चड्ढा रहता है वो कहता है कि 10 रुपये में क्या होगा, कम से कम 30 रुपये तो चाहिए ही। अब मन महसूस कर यशोधर बाबू 30 रुपये उसको दे देते हैं ऑफिस के बाबुओं के आग्रह पर, और फिर वहाँ से घर चले जाते हैं। तीसरा नंबर है ऑफिस के बाद यशोधर बाबू की दिनचर्या। ऑफिस के बाद जब यशोधर बाबू घर आते हैं तो वहाँ से वो अपने घर का जो काम है, दूध लाना, सब्जी लाना, वो सब काम वो आज भी स्वयं करते हैं। और शाम जब होती है तो वो मंदिर चले जाते हैं, और मंदिर में वही फिर अपनी यादों में खो जाते हैं। मंदिर में मन लगाना चाहते हैं किशनदा के अनुसार, लेकिन लग नहीं पाता है। यशोधर बाबू जब जाते हैं बाज़ार में जब जाते हैं दूध लाने, सब्जी लाने, उस समय उनके मन में आता है कि जो उनके बेटे हैं, उनके बेटे क्यों नहीं कहते या क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी अब ले लेते। अब वो बूढ़े हो चले हैं, अब उनसे ये सब पहले जैसा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही धुन में ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाते चले जाते हैं। चौथा नंबर है किशनदा की यादें। जो यशोधर बाबू हैं वो किशनदा के बारे में ही सोचते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में जाएं, चाहे वो मंदिर में जाएं, चाहे वो घर में रहें, चाहे बच्चों की नादानी हो, हर बात में वो किशनदा से जुड़े हुए जो जुमले हैं वही बार बार प्रयोग करते रहते हैं। जैसे बच्चा कोई नादानी करते तो कहते हैं कि गधा पच्चीसी में इंसान चाहे जो भी करे बाद में सुधर ही जाता है। ये कह के अपने बच्चों के प्रति वो अपने आप को तसल्ली देते हैं। जैसे किशनदा हंसते हैं, जैसे किशनदा चलते हैं, वैसे ही वो हंसने की और चलने की कोशिश करते हैं। पांचवा नंबर है यशोधर बाबू व परिवार के सदस्यों का संबंध। यशोधर बाबू और उनका परिवार जो है, पाठ में पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे 2 खेमों में बट गया हो। खेमा यानी हिस्सा, 2 हिस्सों में बट गया हो। जो यशोधर बाबू हैं अपने विचारों के साथ वो अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो परिवार के सदस्य हैं उनके 3 बेटे, 1 बेटियां और उनकी पत्नी, ये अलग जीवन जी रहे हैं। माँ है, माँ बच्चों की ही तरफदारी करती है। बच्चे जो करते हैं वो कहती हैं माँ अपनी बातें याद करते हुए कि मैं जब ब्याह के आई थी तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे मैं जवान नहीं, मैं बुढ़िया थी। उस समय जैसा मेरी जिठानियों को करना पड़ता था, जैसा पहनना पड़ता था, वैसा ही मेरे साथ भी किया गया। तो अपने आप को जिस समय वो संयुक्त परिवार में रहती हैं वो परिस्थितियाँ याद कर कर के कोसती रहती है। यशोधर बाबू को भी कोसती रहती हैं कि यशोधर बाबू तो समझदार थे, इनको तो कुछ मेरी तरफदारी करनी चाहिए थी, मेरा पक्ष लेना चाहिए था। तो अब वो यशोधर बाबू को छोड़ के अपने बच्चों का पक्ष लेती हैं कि मैंने जो झेला वो झेला, लेकिन मेरे बच्चे अब वो चीज़ें नहीं झेलेंगे। जैसा समय है, जैसा समाज है, उनके अनुसार वो रहेंगे, और खुद भी वो बच्चों के साथ ढलने लगती हैं। बच्चों के साथ जैसे बेटी है, ऊंची सैंडल उसके लिए लेके आती है, ऊंची हील की सैंडल पहनती है। बाल थोड़े पके हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, बालों में वो रंग लगाती है। और ये सब जो बातें हैं, बूढ़े हो जाने पर हील पहनना और बालों को रंगना, ये सब बातें जो यशोधर बाबू को, यही सब बातें हैं जो जुमले की तरह वो इस्तेमाल करते हैं पाठ में। सम हाउ इम्प्रॉपर, यानी कुछ तो है जो गलत हो रहा है। मंदिर में यशोधर बाबू की मानसिकता। जब यशोधर बाबू मंदिर में जाते हैं वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगता है। मंदिर वो जाते हैं इसलिए कि घर की जो चिकचिक है, घर की चिकचिक से थोड़ी देर के लिए वो दूर रहें, खुद को मन में शांति दे सकें। लेकिन वो शांति उन्हें
वहाँ भी नहीं मिलती है, क्योंकि घर में इतना मतभेद है लोगों में, घर में आपसी मेल मिलाप नहीं है लोगों में। वो ना मेल मिलाप होना उनको मंदिर में भी प्रभावित करता है। मंदिर में सिर्फ अपने आप के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। 7वां नंबर है पति पत्नी के मतभेद। पति पत्नी के मतभेद वही हैं जहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी बच्चों से कुछ कहे कि नहीं बच्चों ऐसा ना करो, लेकिन पत्नी भी बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं। जब केक काटने की बारी आती है सिल्वर वेडिंग के शाम के दिन, उस दिन पत्नी भी पहले तो नहीं जाती है केक काटने के लिए, लेकिन बच्चों के बार बार कहने पर वो चली जाती हैं। लेकिन यशोधर बाबू ये देखते हैं कि जब बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो उसको मना करना चाहिए, लेकिन वो मना नहीं कर रही है बल्कि उनका साथ दे रही हैं। तो जो ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व में जो माँ है दोनों में तालमेल बैठाने का काम करती हैं। यशोधर बाबू की अभिलाषा। यशोधर बाबू की अभिलाषा है कि अब उनकी थोड़ी उम्र हो चली है और ये जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए सोचते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशन दास से लिया करता था। लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि यशोधर बाबू जो हैं वो एकदम अपनी ही बात थोपना चाहते हैं। साथ में यशोधर बाबू डेमोक्रेट हैं और हरगिज वह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि मानो न मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो। लेकिन बच्चे उनसे पूछने भी नहीं जाते हैं, उनसे पूछना भी उचित नहीं समझते हैं। जब यशोधर बाबू साइकिल से अपने ऑफिस जाते थे उस समय शुरू में, आपको बता दें कि जो यशोधर बाबू हैं वो गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। तो जब ये सेक्शन ऑफिसर की ऑफिस में जब जाते थे तो साइकिल से जाते थे, और इनका जो बड़ा वाला बेटा है भूषण, जब से वो नौकरी पा गया है वो कहता है कि पिताजी आप जब साइकिल से जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है, तो आप साइकिल से ना जाया करिए। अब इसके लिए जो यशोधर बाबू हैं तथाकथित भूषण की इज्जत बचाने के लिए पैदल ही अपने ऑफिस रोज जाते हैं। सब्जी दूध लेने भी खुद जाते हैं। और यशोधर बाबू की अभिलाषा वहाँ भी दिखाई देती है सिल्वर वेडिंग के दिन, जब उनका बड़ा बेटा भूषण जो कि उनके लिए एक गाउन खरीद के लेके आता है और कहता है पिताजी आज से ये गाउन पहनकर आप सब्जी लेने दूध लेने जाया करिए। वहाँ पर अभी ये सोचते हैं यशोधर बाबू कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं पिताजी आपकी उम्र हो गई है अब आप रहने दीजिए, हम सब्जी ला देंगे, हम दूध ला देंगे, बल्कि वो ये कह रहा है कि ये चोंगा पहन लीजिए, ये कपड़ा पहन लीजिए, इस तरह का पहनावा बना लीजिए और आप ही लेकर आइए। तो यशोधर बाबू की जो अभिलाषा है उस पर ये जो नए ज़माने के बच्चे हैं वो खरे नहीं उतरते हैं। यशोधर बाबू चाहते हैं कि जिस तरह से हर बात में मैं किशन दास से सलाह लेता था उसी तरह मेरे बच्चे भी लें, लेकिन उनके बच्चे उनसे सलाह लेना उचित नहीं समझते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन घर पहुंचने पर 9वां पॉइंट है, सिल्वर वेडिंग के दिन जब ये घर पहुंचते हैं तो अपना ही घर ये पहचान नहीं पाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसकी सिल्वर वेडिंग है वही घर पर नहीं है और बच्चे घर में पार्टी कर रहे हैं, और जैसे ही घर के अंदर आते हैं यशोधर बाबू, उनका बड़ा बेटा कहता है पिताजी आपने आने में इतनी देर लगा दी। अब आप सोचिए कि पिता बाहर से थका हारा आया है और सिल्वर वेडिंग जो कि नए ज़माने के चोंचले हैं जो कि यशोधर बाबू एकदम नहीं मानते, इस तरह की पार्टी उनके घर पर रखी जाए और घर के दरवाजे पर आते ही उनसे कोई कहे कि पिताजी आप कितनी देर करते हैं, सारे घर के आए हुए मेहमान चले गए आपका इंतज़ार करते करते। तो पार्टी जिसके लिए रखे हैं उसको
खबर तक नहीं है और घर पे पार्टी हो रही है, आने पर उलाहना भी सुनने को मिल रही है। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियां हैं ये यशोधर बाबू को गहरे दुख पहुंचाती हैं और इसीलिए वो बार बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सम हाउ इम्प्रॉपर, कुछ तो है जो गड़बड़ है, कुछ तो है जो उन्हें खटक रहा है। जो नई पीढ़ी है कुछ तो ऐसा गलत कर रही है जो कि पुराने मूल्यों से आदर्शों से मैच नहीं कर रहा है, पुराने मूल्यों से आदर्शों से उसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। 10वां नंबर है परिवार से वार्तालाप। परिवार से बातचीत करते हैं, उनकी जो पत्नी हैं उनसे बातचीत। परिवार से वार्तालाप में जब चले जाते हैं सारे पार्टी वाले लोग तो ये कहते हैं कि जो बुआ हैं वो घर जा रही हैं, उनको कुछ रुपए दे दो। लेकिन उनका जो बेटा है जो कि शुरू में ही 1,500 महीने कमाता है और 1,500 महीने कमाना भी भूषण का यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। उससे कहते हैं और वो कहता है कि नहीं, मैं तो एक भी पैसे नहीं दूंगा। बुआ उसकी गरीब है लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नई पीढ़ी है कितना आत्मसीमित हो गई है। वो अपने नाते रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, बस जो उसके अपने करीबी हैं जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है बस उससे वो संबंध रखना चाहती हैं। लेकिन जो यशोधर बाबू हैं वो रिश्ते निभाने वाले हैं, इसलिए आज भी वो अपनी बुआ को हर तरीके से जितना संभव हो सके उतनी मदद करते हैं। 11वां नंबर है यशोधर बाबू की वेडिंग दिन की संध्या और आयोजन का। 12वां नंबर है आयोजन का समापन। जब यशोधर बाबू की वेडिंग की संध्या रहती है उसी संध्या समय की ये घटना है जब हमें देखने को मिलता है कि उनकी बेटी में और यशोधर बाबू में कपड़े को लेकर मतभेद होता है और आयोजन का समापन में उसकी बुआ जहाँ जाती हैं घर और यशोधर बाबू भूषण से पैसे देने के लिए कहते हैं और वो मना कर देता है। और फिर यहाँ पर जो यशोधर बाबू हैं उनकी जो एक बुआ हैं उन्होंने ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि वो यशोधर बाबू अनाथ हैं, बुआ ने पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं। उनके रिश्तेदारी में तबीयत खराब है, उनके जो यशोधर बाबू हैं आयोजन के समापन पर जब उनको लोग अपने बेटे से संबंधित टिप्पणी देते हैं कि आपका बेटा इतना बड़ा आदमी हो गया, आपका बेटा इतना समझदार है और बेटा जब से कमा रहा है तब से घर में गैस फ्रिज ये सब भी आ गया है और उनकी गिनती बड़े लोगों में होने लगी है। ये सब सुनकर यशोधर बाबू को अच्छा भी लगता है, लेकिन अच्छा लगने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनका मन खिन्न है, क्योंकि उनको लगता है सम हाउ इम्प्रॉपर। जो किशनदा हैं वो पुरानी पीढ़ी के जो मूल्य हैं सिद्धांत हैं उनके प्रतीक हैं और जो इनके बच्चे हैं वो नई पीढ़ी के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रतीक हैं। पूरी कहानी यही सवाल उठाती है कि ये जो दो हिस्से हैं नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, इनके बीच में जो खाली जगह है, जो गैप है, इसको किस तरह से भरा जाए और जो भरने का तरीका है उसके लिए मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू की पत्नी का पात्र हमारे सामने उपस्थित किया है, जो दोनों के बीच के गैप को भरने का काम करती हैं। सिल्वर वेडिंग का सारांश। सिल्वर वेडिंग पाठ के माध्यम से लेखक ने पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया है। आधुनिकता के दौर में
यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने में किशनदा ने मदद की थी, अतः वे उनके आदर्श बन गए। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी मेनन और चड्ढा उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं, जो वे बड़े अनमने ढंग से देते हैं, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम करता है, दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है और तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी वर को पसंद नहीं करती। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु परंपरागत संस्कारों के कारण वे दुविधा में हैं। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है। आधुनिक न होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वो अधिक मॉडर्न बन गई है। जो कहानी का निचोड़ है या जो कहानी का सारांश है वो हमें अंत में ज़्यादा देखने को मिलता है जब बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ था। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सुबह दूध लेने जाते समय उसे ही पहनकर जाने को कहता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेटे का ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम स्वयं खर्च करना, उनसे किसी भी बात पर सलाह न मांगना और दूध लाने का जिम्मा स्वयं न लेकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने की बात कहना जैसी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती हैं। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने उसूलों के साथ अकेले पाते हैं। उसूलों के साथ अकेले इसलिए पाते हैं कि जब आप नई चीज़ों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अकेले तो पड़ना निश्चित है। और ऐसा नहीं है कि उनको हर बातें बुरी लगती हैं। यशोधर बाबू को जब लोग बेटे की तारीफ़ करते हैं, घर की तारीफ़ करते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो किसी और की छाया है, वो किसी और के अनुसार बुनी हुई है। इसलिए वो अपने उसूलों के साथ अकेले पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने समय समाज के चेहरे को देखा ही नहीं। यशोधर बाबू ने समय समाज को पहचाना ही नहीं कि समाज तो दिन पर दिन आगे ही बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ेगा तो परिवर्तन होंगे, और उस परिवर्तन को अगर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे उसूल हमें खुद में सीमित कर देंगे, फिर हमें अपने आप में अकेले ही रहना पड़ेगा। यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं। इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। वो कर्मठ एवं परिश्रमी हैं। कर्मठ इसलिए क्योंकि वो अनाथ हैं, उनकी बुआ ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, और वो अभी छोटे थे तभी पहाड़ी अंचल से, उत्तराखंड से दिल्ली चले आए थे, जिसमें उनकी उम्र भी बहुत कम थी नौकरी करने के लिए। लेकिन अपने ही ऑफिस में किशनदा उन्हें एक छोटी मोटी नौकरी पर रख लेते हैं। तब से वो मेहनत करते करते आज गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं, और नियमित परिश्रमी इसलिए हैं कि नियमित रूप से आज भी अपना काम वो पूरा करते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। बच्चों को भी उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। संवेदनशील, जो यशोधर बाबू हैं वो संवेदनशील हैं, हर बात को गहराई से सोचने वाले हैं। कोई छोटी सी बात भी उनके दिल को अगर चुभ जाती है, उसी को लेकर वो सोचते रहते हैं। जो उनकी पत्नी हैं बार बार कहती रहती हैं कि संयुक्त परिवार में मेरे साथ ऐसा किया गया जैसे मैं जवान नहीं, मैं कोई बुढ़िया औरत थी। ये सब जो बातें हैं, जो किशनदा की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने पर जब ये पता करते हैं कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो हुआ होगा, यानी कि किसी को खबर ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि नहीं किशनदा की मृत्यु कैसे हुई। जो किशनदा थे वो अविवाहित पुरुष थे, उनके परिवार में और कोई नहीं था, और उन्होंने इसीलिए शायद
जगह ज़मीन कहीं नहीं ली। रिटायरमेंट के बाद वो अपने पुश्तैनी गांव में गए और वहीं रहे, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और एक बार की और घटना है, जिस समय ये जाते हैं मंदिर में जब जाते हैं शाम के समय, संध्या के समय, उस समय ये किशनदा को याद करते हैं और किशनदा से जैसे बार बार ये पूछना चाहते हैं कि किशनदा, आप जो हुआ होगा से कैसे मर गए। और उन्हें फिर जैसे अपने अंदर से किशनदा की आवाज़ आती है कि सभी लोग इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वो ब्रह्मचारी हों, जो भी है इसी जो हुआ होगा से मरता है। क्योंकि अंत समय में सभी लोग ऐसे ही अकेले पड़ जाते हैं। और कहते हैं कि यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि जो किशनदा की छाया यशोधर बाबू भले हैं, लेकिन उनमें वो संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। वो बेखबर नहीं हैं, अपने समाज से बेखबर नहीं हैं, बशर्ते कि वो नई चीज़ों को बस स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगली इनके चरित्र की विशेषता है परंपरावादी। जो यशोधर बाबू हैं वो परंपरावादी हैं। जो मूल्य, जो संस्कार, जो आदर्श इनको मिले हुए हैं अपनी संस्कृति से, अपने पीढ़ी से, वो सारे परंपराओं का, आदर्शों का, मूल्यों का पालन करते हैं। और जब यही चीज़ें परंपराओं का जो पालन करना है, जब उनके बच्चे नहीं करते हैं, तब यहीं पर हमें परिवार में और यशोधर बाबू में मतभेद देखने को मिलता है। यहीं पर समहाउ इम्प्रॉपर हो जाता है, कुछ तो खटकने वाला हो जाता है। अगली जो इनकी विशेषता है, धार्मिक व्यक्ति। ये धार्मिक व्यक्ति हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्ट में भारतीय समाज की निम्नलिखित समस्याओं का उल्लेख किया गया है। पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा है पीढ़ीगत अंतराल, और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। जो इसकी मूल संवेदना है पीढ़ी अंतराल, इस पीढ़ीगत अंतराल के अंतर्गत ये हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, और जो तीसरा नंबर है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये दोनों इसके अंतर्गत, पीढ़ी अंतराल के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। क्योंकि पीढ़ी अंतराल जो है इसी कारण होता ही है, क्योंकि जो मानवीय मूल्य हैं वो समय समाज के साथ साथ बदलते रहते हैं। और बदलते क्यों हैं? क्योंकि जो अन्य संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां हमारे मानवीय मूल्य को प्रभावित करती हैं, और जब प्रभावित करती हैं तो पीढ़ी का जो अंतराल है वो अपने आप दृष्टिगोचर हो जाता है, अपने आप दिखाई देने लगता है। धन्यवाद।